एवरीवन, मैं प्रीति चिक्कारा आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम ऑथेंटिक सीटेट का सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आप इस चैप्टर को किसी भी कोई भी आपका टेट एग्जाम हुआ आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी टेट में तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका कोई भी DSSB KVS कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अगर एग्जाम है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो ठीक है गाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट किया करो। आपका क्या जाता है, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट तो करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। ठीक है, तो भाई प्लीज लाइक और कमेंट किया करो, बताया करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी थी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो जीन पियाजे थे वो आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आपकी DSSB में क्वेश्चन भी आया था और बहुत सारे पूछा भी जाता है कई एग्जाम में कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका एक पॉइंट यहाँ से कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके जीन पियाजे ने। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जीन पियाजे ने जो बच्चों के बुद्धि विकास या फिर मानसिक विकास से रिलेटेड ये सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर ये स्टार्ट किया था। जो रिसर्च था उनका अपने ही 3 बच्चों पर था। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों को धीरे धीरे जब वो बड़े हुए उनकी बुद्धि का विकास बहुत बारीकी से स्टडी किया और उसी को बाद में रिसर्च वर्क के तौर पर पेश किया। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इस थ्योरी में जो हम पढ़ने जाएंगे वो कुछ कंपोनेंट्स होंगे, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी, टर्मिनोलॉजीज होंगी, उनको पढ़ेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे और बाद में इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस संज्ञानात्मक विकास, आपकी बुद्धि का विकास, मानसिक विकास, जिसमें आपका आ जाता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, समस्या समाधान का तरीका, तर्क वितर्क और किसी भी कुछ या मेमोरी से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड जितने भी काम आ जाते हैं वो सब आपका कॉग्निशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब 1-2 पॉइंट और है। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो और इन्होंने ही बोला था कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिटिल साइंटिस्ट किन्होंने बोला है, तो वो आपके जीन पियाजे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट हैं? क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एज पर जीन पियाजे बच्चे कर सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने कॉग्निशन पढ़ लिया, जीन पियाजे के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं कंपोनेंट ऑफ पियाजे थ्योरी। तो इन्होंने अपनी थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। आपका सबसे पहले है स्कीमा। हम सिर्फ अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे, जितना कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ भी ना छोड़ेंगे।
और कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, जो हमारे दिमाग में आप किसी भी, अगर मैं आपसे किसी भी सब्जेक्ट का भी नाम लेती हूँ तो हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, उससे रिलेटेड एक छाप है हमारे दिमाग में, और वो एकदम से आ जाएगा। मैं मैथ बोलती हूँ तो आप एकदम से अलजेब्रा और इन सब में चले जाएंगे। साइंस बोलती हूँ तो साइंस के फील्ड में, तो पॉलिटिक्स, मूवी, हर चीज का एक अपना स्कीमा बना हुआ है। तो जो ये मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, इसको बोलते हैं स्कीमा। इसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ और बिहेवियर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्कीमा को अगर हम और थोड़ा बेहतर समझे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, या फिर पॉकेट, या फिर रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी नॉलेज है हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हर एक का अपना अपना स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, जब भी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रीजनिंग से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आते ही आप अपना प्रीवियस नॉलेज में चले जाएंगे, एकदम से पास्ट एक्सपीरियंस, इसमें क्या क्या यूज करना है। तो वो जो इंफॉर्मेशन आप यूज करेंगे वो आपकी स्कीमा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और आप इसके नोट्स भी अपने साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखते रहना कि स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जो दिमाग में हमारी नॉलेज की एक छाप है, जो एक इमेज बन जाती है, जो नॉलेज है, उसी को हम बोलते हैं स्कीमा। अब ये स्कीमा बनता कैसे है? जो ये इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी होती है, ये होती कैसे है? तो ये स्कीमा आपका बनता है अडेप्टेशन के थ्रू। अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। अब ये जो स्कीमा है, ये दो तरीके से आपका बनता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन, अब इनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं बिल्कुल। एसिमिलेशन बोले तो आत्मसातीकरण, और अगर आप एकोमोडेशन बोलते तो समायोजन इन हिंदी, और अडेप्टेशन अनुकूलन। तो जो अडेप्टेशन होता है, जो अनुकूलन होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। अब सबको पता है कि जो हम लोग हैं एकदम एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, जैसा वातावरण होता है अपने आप को वैसे ही ढालना पड़ता है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढालना है, यही होता है आपका अडेप्टेशन। तो इसमें अब आपके आगे फर्दर दो स्टेप होते हैं, जो ये स्कीमा बनने का आपका प्रोसीजर होता है, उसमें फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसका यूज करके नई सिचुएशन को डील करना। आप यही एक अपनी नोटबुक में लाइन लिख लीजिए कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी बन चुका है, उसका यूज करके कोई भी नई सिचुएशन आती है उसको डील करना। मीन्स जो पूर्व ज्ञान है आपका, जो पहले से ही ज्ञान है आपके अंदर, उसको नए ज्ञान में जोड़ना। ये आप इसमें नोट कर लीजिए, इसमें आता है ऐड। जो आपका पुराना ज्ञान है उसको, उसमें नए ज्ञान को जोड़ना आपका कहलाता है एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण, जो आपने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और उसके घर में वाइट, यही बेस्ट एग्जाम्पल है इसलिए सभी लोग यही यूज करते हैं, तो हम भी इसी से ही समझेंगे कि एक छोटा बच्चा है, उसके घर में एक वाइट कलर की कैट है। अब उसके दिमाग में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसके दिमाग में एक नॉलेज है कि कैट जो होती है ऐसे चार पैर, और ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि ब्लैक कलर की एक सेम दिखने वाली है, बट उसको पहले नहीं पता था कि ये कैट है। फिर उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज करके इस सिचुएशन में जाना कि अच्छा, जो कैट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। तो उसने अपना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो नॉलेज थी, उसको नए सिचुएशन में यूज किया और उसके थ्रू उसने जाना। तो अब उसकी स्कीमा में एक और ऐड हो गया। तो ये जो एडिशन होता है इसी को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। जो उसका पुराना ज्ञान था उसमें एक बात और जुड़ गई है, तो इसी को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकोमोडेशन, समायोजन। अब इसमें क्या होता है कि जो
पहले का जो ज्ञान है आपका, या जो भी आपके दिमाग में नॉलेज है, उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। इसमें जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ भी चेंज करना या उसको अपडेट करना। चेंज, अपडेट, मॉडिफाई, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें होता है, एसिमिलेशन में होता है आपका एडिंग, और एकोमोडेशन में होता है चेंज, अपडेट या फिर मॉडिफाई करना। जो आपका पहले का ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही आपका कहलाता है एकोमोडेशन। जब आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसका आप यूज नहीं कर पाते किसी नई सिचुएशन में, तो वहां पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप वो चेंज करके जो एक अपना एक और स्कीमा बना लेते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। जैसे कि अब एक बच्चे का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि एक बच्चे का हम एग्जांपल लेते हैं कि उस कैट का ही एग्जांपल हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कि जो छोटा बच्चा था अब उसके दिमाग में बन गया अच्छा कि जो कैट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, उसने एसिमिलेशन कर लिया। अब उसके बाद जब वो देखता है एक डॉग को कि अच्छा ये भी दिखने में थोड़ा अलग है बट इसके भी ऐसे ही 4 पैर हैं, और जो कैट है उससे डिफरेंट उसकी वॉल्यूम है, आवाज है थोड़ी, सॉरी वॉइस है, उससे डिफरेंट उसकी वॉइस है। तो अब जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसका वो इस सिचुएशन में यूज नहीं कर पा रहा है, तो अब उसको टाइम आया उसको अपना चेंज करने का स्कीमा जो है, ताकि वो न्यू सिचुएशन में डील कर पाए। तो ये जो चेंज है, ये जो अपडेशन है, ये जो मॉडिफिकेशन है, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। आई होप आपको ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई हो, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना भी याद रख लेते कि इसमें एडिंग होता है और एकोमोडेशन में आपका चेंज होता है, तो भी वो बहुत रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रिएशन। तो आप इसको याद रखना कि ये इक्विलिब्रिएशन है, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिएशन आएगा तो आपको टिक करना है इक्विलिब्रिएशन। अब इक्विलिब्रिएशन होता है संतुलन, इक्विलिब्रिएशन इन हिंदी इज संतुलन। तो इसमें क्या होता है, जब आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में संतुलन बन जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन। जब जो आपका न्यू सिचुएशन में ये दोनों से डील हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रिएशन। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे कुछ स्कीमा। अडेप्टेशन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और इक्विलिब्रिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये है हमारी स्टेजेस। तो जो जीन पियाजे ने दिया था वो आपकी 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी अपनी इस थ्योरी के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर उनकी टोटल 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी। सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर यू होती है आपकी जन्म से लेके, जन्म ही लिख लीजिए इसको, जन्म से 2 वर्ष तक की एज। तो सेंसरी मोटर इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। अपनी सेंसेस मींस इंद्रियों के थ्रू सीखता है, जो भी वो लर्न करता है। हम लोगों के अंदर 5 सेंसेस होती है, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो बच्चा जो होता है जब इस स्टेज पे होता है तो अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, इन्हीं सेंसेस का यूज करके अपनी थिंकिंग प्रोसेस बनाता है। तो इस स्टेज में बच्चा एक इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन अगर आप बोले तो क्या कि जब जैसे जो आंखों का झपकना होता है उसको आप रिफ्लेक्स एक्शन में बोल सकते हैं। इस स्टेज में बच्चे के अंदर इमिटेटिव बिहेवियर होता है, नकलची बंदर होता है बच्चा एक तरीके से। और इसका मेन पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस।
इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो बच्चे को किस स्टेज पर होता है एज पर पियाजे थ्योरी। तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक सेंसरी मोटर होगा, तो आपको सेंसरी मोटर पर ही टिक करना है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? वस्तु स्थायित्व, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चे के सामने तो भी उसको पता है कि उसको दिखाई दे नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, तो भी उसको पता है कि एग्जिस्ट करता है। छुपी हुई चीज को भी ढूंढ कर निकाल लेता है। जब बच्चा छोटा होता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको टीवी का रिमोट दिया या फोन दिया और आपने उससे वापस ले लिया, जब बच्चा जीरो से मतलब जन्म से लेके 3-4-5 महीने तक का होता है, तो जब आपने उससे वो वापस ले लिया तो उसको लगता है कि अब उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट जब बच्चा 9 से 10 महीने की रेंज में होता है तो अब उसको समझ आ जाता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, उसको पता चल जाता है अगर आपने फोन लेके उसको छुपा लिया है पिलो के नीचे तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है अपनी सेंसेस के थ्रू। तो अब यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, उसको पता है कि उसको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है बट फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, इसी को आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो सेंसरी मोटर में सेंसेस से सीखता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है जो एज रेंज होती है, और इसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ये इसका मेन पॉइंट है। अब हमारी सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेजेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अपने बचपन में थोड़ा जाएंगे तो आप खुद से रिलेट कर पाएंगे ये सारी चीजें, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेहतर बन पाएगी अगर आप चीजों को लिंक करके समझेंगे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7 साल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम पीरियड है क्या होता है, तो होता है आपका 2 to 7 ईयर। तो इस जैसे कि इसके नाम में ही है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब ऑपरेशन करने से पहले की अवस्था जो होती है, क्रिया करने से पहले की जो भी स्टेज है आपकी उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जनरेट हो जाती हैं। अब वो जो पॉइंट्स हैं आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट से ही आता है। इसका एक सबसे 2-3 पॉइंट इसके बहुत मेन है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की जो ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, इलॉजिकल रीजनिंग होती है, मतलब उसकी रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं होता, बेतुकी बातें होती है। जैसे कि अगर उसने देखा कि कोई बिल्ली बाहर से बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया है और कोई बाइक आई है, तो उसको लगता है कि बाइक तभी आएगी जब बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही है, तो उसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता, बहुत इलॉजिकल बातें होती है। तो उस टाइम बच्चे में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। इसका सेकंड पॉइंट है एनिमिज्म। एनिमिज्म बोले तो हम हिंदी में जीववाद। एनिमिज्म में क्या होता है, मतलब बच्चा जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, निर्जीव और सजीव वस्तुओं में। अब आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो चल रहा है और वो फर्श पे गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है, और आप अगर आते हैं बाहर से और फर्श को पीटना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा वहीं पर चुप हो जाता है और खुश हो जाता है। उसको लगता है कि अगर मुझे दर्द हुआ था तो अब इसको भी दर्द हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं एनिमिज्म, जब बच्चे को पता नहीं है कि क्या तो लिविंग थिंग्स है और क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ये हुआ एक इसका मेन पॉइंट। दूसरा आता है इसमें ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रिता। तो इसमें ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, ईगो में ही मतलब जब
हम बोलते हैं कि किसी को भी बोल देते हैं यार इसमें तो बड़ा ईगो है, इसमें तो बड़ा अहम है, मैं की जो भावना होती है वो इस स्टेज में बच्चे के अंदर होती है, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे को क्या लगता है कि पूरी दुनिया उसके चारों तरफ ही घूम रही है, वो जैसा सोचता है, वो जैसा समझता है वही सच है और वही सब ठीक है। उसको बस अपने चारों तरफ ही लगता है कि पूरी सब सब कुछ उसके चारों तरफ ही हो रहा है। इसी को बोलते हैं एगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। अगर हम बोले कि इसमें बच्चा क्या होता है, किसी भी एक सिचुएशन को किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाता। जैसे कि अगर आपके घर में कोई रो रहा है, कोई बड़ा मैन या वुमेन, कोई भी अगर क्राई कर रहा है और बच्चा उसको देख रहा है, तो उसको लगता है वो अपना खिलौना लेके उसके पास आ जाएगा। उसको लगता है कि अगर मैं खिलौने से चुप हो जाता हूं तो इसको भी उससे खुशी मिलेगी और वो भी चुप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि किसी एक सिचुएशन में किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता। तीसरा आता है इसमें सेंट्रेशन। इसमें क्या होता है सेंट्रेशन में, कि किसी एक सिचुएशन का एक एक पॉइंट पर वो एक ही एस्पेक्ट समझ पाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं समझ पाता। किसी एक सिचुएशन का सिर्फ किसी समस्या का सिर्फ एक ही पॉइंट उसको समझ आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रेशन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिवर्सिबिलिटी। आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इरिवर्सिबिलिटी बच्चे की किस स्टेज में आती है। आपके ऑप्शन होंगे सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। तो वो आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी। जैसे कि आप समझ पा रहे कि प्री ऑपरेशनल बच्चा कोई ऑपरेशन ही नहीं लगा पाता है, तो इरिवर्सिबिलिटी उसी स्टेज पर आएगी। इसको बोलते हैं हिंदी में इरिवर्सिबल, मतलब अपलटावी। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेके चले, अगर किसी बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि 2 + 3 = 5, उसको समझ आ गया, बट अगर सेम चीज 3 + 2 उससे पूछे तो उसको नहीं पता चलेगा। इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स करने की क्षमता नहीं होती तब तक बुद्धि में। अच्छा, तो इसके यही मेन पॉइंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज के, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के, कि जो बच्चे में होती है इलॉजिकल रीजनिंग होती है, एनिमिज्म होता है, इगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है, सेंट्रेशन होती है और इरिवर्सिबिलिटी होती है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेज है, वो है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये होती है आपकी 7 से लेके 11 इयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मीन्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब कॉन्क्रीट नाम से ही समझ आ रहा है, जिनको हम जो कॉन्क्रीट चीजें होती हैं, जिनको हम नेक्ड आई देख सकते हैं, महसूस छू सकते हैं, उन्हीं पर बच्चा जो है अपना जो लॉजिकल थिंकिंग है अप्लाई कर सकता है। जो बच्चे को सामने दिख रहा है, जिन वस्तु को वो देख पा रहा है, छू पा रहा है, उन्हीं का वो इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग उन चीजों पर अप्लाई कर पाता है। तो ये एक जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी, ये बिगिनिंग है आपकी लॉजिकल थिंकिंग की। अगर क्वेश्चन आए कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में किस स्टेज पर आ जाती है, तो वो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर आ जाती है। अब इसमें बहुत पॉइंट है, जो भी आपकी कमियां रह गई थी ना प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा ऑपरेशन नहीं लगा पा रहा था, वो सारी कमियां आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके जो मेन पॉइंट है, इसमें आता है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बन जाता है।
अब मतलब वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो आपको हर बुक में मिलेगा वो यही है कि अगर एक बीकर के अंदर पानी है और फिर उसको एक बाउल के अंदर डाल दिया है, तो जब तक बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन का पॉइंट नहीं होता तब तक उसको लगता है कि जो बड़ा दिख रहा है उसके अंदर अमाउंट ज्यादा है, कि इस बीकर के अंदर पानी ज्यादा या ग्लास के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बाउल। बट जब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि अगर आप ये चेंज कर देते हैं तो इसके अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर बन चुकी होती है। इसमें नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। जो आई थिंक वर्गीकरण इसको बोलेंगे, कि एक ही सेम नेचर की चीजों को एक सेम नेचर के जो चीजें होती हैं उनको क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर सेम नेचर। तो ये भी कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ जाता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रेशन। जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्टेज में पढ़ा था कि सेंट्रेशन होती है बच्चे के अंदर। एक सिचुएशन किसी एक सिचुएशन को एक पॉइंट पर एक ही एस्पेक्ट उसका देख पाता है, इस स्टेज में डिसेंट्रेशन आ जाती है। अब जो बच्चा होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट समझ सकता है इस स्टेज के अंदर। तो मोर देन वन एस्पेक्ट एट वन टाइम कॉल्ड सेंट्रेशन, वो बच्चा समझ सकता है, उसके अंदर डिसेंट्रेशन आती है। फिर अगला हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब बच्चा रिवर्स करना सीख चुका होता है, उसको पता है कि अगर 2 + 3 5 है तो आपका 3 + 2 भी 5 ही है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे का बन जाता है इसमें। अगला आता है इसमें ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? जो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू लो टू हाई चलना या फिर उसका वाइस वर्सा, कम से ज्यादा और ज्यादा से कम की साइड जो चलते हैं उसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। मतलब अगर पर वो जो ऑपरेशन है वो लगा हो नहीं कर पाएगा, जो उसको दिख रहा, जो उसके सामने है, जो मूर्त चीजें हैं जिनको वो छू सकता है। तो अब ये जो आपका ट्रांजिटिविटी है, अगर आप बच्चे को दिखाते हैं कि ए, ये आपने कोई भी शेप बनाई, ये ए है और ये बी है, कि बी इज ग्रेटर देन ए, और फिर आप सी भी बनाते हैं तो सी इज लेस देन बी, तो बच्चा ये सारी चीजें समझ पाता है और इनको अरेंज कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, जो उसको दिख रहा है। बट अगर आप उसको सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर आप बात करेंगे, वो इस टाइम बच्चे के अंदर जनरेट नहीं होती है, वो डेवलप नहीं होती है। तो इसके मेन पॉइंट थे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के 7 से 11 साल की एज होती है। जो चीजें उस बच्चे को दिखाई देती हैं, मूर्त जो होती हैं, उन पर वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करना सीख चुका होता है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका, डेवलप हो चुका होता है बच्चे के अंदर। क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रेशन और ट्रांजिटिविटी, ये सब भी उसके डेवलप हो चुके होते हैं। जो हमारी लास्ट स्टेज है वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये जो होती है आपकी 11+, ये आपकी अडल्टहुड तक चलती है। तो जो पियाजे थे उन्होंने जो अपनी ये स्टेजेस दी थी, जो उन्होंने स्टडी की थी, वो था उनका जन्म से लेके एडोलसेंट पीरियड तक का, वहीं तक कि उन्होंने 4 स्टेजेस पर काम किया था। तो ये हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 11+ चलती है टू अडल्टहुड। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आप इन हिंदी बोल सकते हैं आप इसको।
तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे का बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप हो चुकी होती है। और इसका जो मेन पॉइंट है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, जो अमूर्त चिंतन होता है बच्चे के अंदर, वो कर पाता है बच्चा। जैसे आपका कंक्रीट में सिर्फ जो दिखाई दे रहा था उन्हीं पर ऑपरेशन लगा पा रहा था, बट इसमें जो सिर्फ दिमाग के अंदर सोचकर जो ऑपरेशंस होते हैं बच्चा वो अप्लाई करना सीख चुका होता है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही उनके बारे में भी सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है। और इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब सिर्फ कल्पना कर कर डिडक्टिव रीजनिंग आपका होता है कि जो रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, तो बच्चे के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये थी आपकी कुछ स्टेजेस जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जिनसे कि आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मेन पॉइंट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का। और अब हम इसका कुछ देखते हैं, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। ये आप लोगों के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका कहाँ आप अप्लाई करेंगे अपने स्कूल में। अगर एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की अब हम बात करें कि अगर एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है एक बच्चे की स्टेजेस को जानना। अगर टीचर, कोई भी टीचर, आपके अगर आप टीचर बनते हैं और आपकी क्लास के बच्चों की आप जो स्टेज है, जो अवस्था है, उसको अगर आप समझ पाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग, उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो करिकुलम है, जो पढ़ाने, जो सिलेबस है, वो सब डिसाइड करेंगे। तो बच्चे की स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही वो करिकुलम बनके, ताकि बच्चों का बेहतर विकास हो सके। इसलिए आपका ये जो जीन पियाजे की जो ये थ्योरी है, इसको जानना जरूरी है। अब और जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे खुद कर कर सीखते हैं। तो टीचर का काम है कि वो बच्चों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, उनको ये अवसर, अपॉर्चुनिटीज दे, उनको ये मौके दे जिसमें बच्चे खुद गलती करे, खुद अपनी गलतियों से सीखे। ठीक है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर जो कि बोला भी जाता है। तो बस इसमें यही है जो आपके मेन पॉइंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको जो भी इसमें कमियां हैं, ताकि मैं अपने अगले लेक्चर में वो सब दूर कर पाऊं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।